हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के की पॉइंट से। तो सबसे पहले जानते हैं प्राचीन काल में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता था। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद आया है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते होंगे, है ना। जैसे हिंदू कालीन सभ्यता जब चलती थी तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट के लिए किनका यूज होता था। मनु, बृहस्पति और पराशर जैसी पुस्तकों का। इन पुस्तकों में हमें मिलता है वो ज्ञान जो कॉन्ट्रैक्ट्स को करने के लिए आसान बनाता है। इनके मुताबिक ही, इनके नियमों को मानते हुए ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स को विधि पूर्वक करते थे। उसके बाद फिर जो समय आया वो आया कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स को इनके रूल पर करने लगे। उसके बाद फिर मुगल कालीन सत्र में पास हुआ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ मोहम्मद, जिसको हम लोग कहते हैं मोहम्मद लॉ। ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग कहते थे। फिर क्या हुआ, देखिए 1861 से पहले हम ये जान लें कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो 1861 तक उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम है ना, वो समानता में नहीं है। उनमें कोई समानता नहीं है, किसी और के लिए कुछ और है। यानी विभागों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने समानता लाने के लिए क्या किया, उनकी एक जो ये तृतीय विधि आयोग थी 1861 में, इसने एक एक्ट का जरूरत समझा जिसको कहा गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उन्होंने क्या सोचा कि अनुबंध की जरूरत है, अनुबंध आयोग की जरूरत है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1866 में यानी 5 साल बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया। किसको? संसद को। ठीक है, संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इंग्लैंड संसद को, कि किसकी जरूरत है हमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत है। तो फिर 25 अप्रैल 1872 गवर्नर जनरल की सहमति मिली, जिससे क्या हुआ कि 1 सितंबर 1 सितंबर, ठीक है, 1872 को क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना। कब बना है? 1 सितंबर 1872। इसके बाद हम प्रपोजल्स वगैरह के बारे में समझते हैं और आगे भी देखते हैं कि इसके बारे में क्या है। की पॉइंट्स को हम यहीं पे खत्म करेंगे। चलिए आगे जानते हैं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सेक्शंस को समझते हुए। देखिए, सेक्शन 2A से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2A यानी प्रस्ताव। इसमें क्या है, प्रस्ताव को डिफाइन किया गया है, एक परिभाषा दी गई है कि प्रपोजल क्या है ना। प्रपोजल, देखिए, कहने को तो हम लोग दिन में कई सारे प्रपोजल देते हैं और जो प्रपोजल देता है उसे क्या कहते हैं, प्रपोजर कहते हैं। और जिसको प्रपोजल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रपोजी कहते हैं। तो देखिए, सबसे सिंपल सी बात मैं आपको ये बता दूं, जब एक व्यक्ति से जब एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को क्या कहता है, ऑफर करता है, उसको क्या कहेंगे, ऑफरर कहेंगे, है ना। तो क्या कहेंगे, ऑफरर जो है वो किसी ऑफर को अपने किसी और दोस्त को, यानी सेकंड पर्सन को, जिसको ऑफरी कहते हैं, उसको कहता है कि देखिए आप मेरा ये काम कर दीजिए, बदले में मैं आपको ये चीज दूंगा। तो देखिए, इसमें तीन चीजें यूज हुई। पहला क्या, ऑफर, और प्लस क्या है, कॉन्सिडरेशन है। कॉन्सिडरेशन है, ठीक है, यानी प्रतिफल, बदले में देने वाली चीज, यानी इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल, इसी को कहते हैं। और आप क्या कर दिए, इसके बदले में मेरा क्या कर दिए, एक काम है वो कर दीजिए, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्या किया गया, एक ये और ये मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। ठीक है, वो थर्ड पर्सन क्या करेगा, ये काम को पूरा करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑफरी कहेंगे, ठीक है। तो होता यह है, प्रपोजल का मतलब होता है जब एक व्यक्ति है वो किसी कार्य को करने अथवा ना करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने अथवा ना करने के लिए अपने संबंध में अपनी सहमति प्रदान करे। तो वह कहा जाता है कि ये क्या है, प्रस्ताव है, यानी प्रपोजल है। ठीक है, ये एक वैलिड डेफिनेशन है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, सेक्शन 2A प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, वैलिड डेफिनेशंस को ही लेकर चलेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, एक भी वर्ड को इधर उधर नहीं करना है। और हम प्रॉपर सेक्शंस को मेंशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे एग्जाम्स में मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप क्या करेंगे, प्रॉपर सेक्शंस को मेंशन करेंगे कि ये जो डेफिनेशन है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपने बताई है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज क्या है, प्रॉमिस के बारे में जानते हैं। प्रॉमिस तो आप समझ ही गए होंगे। जब हम हमको कोई क्या करता है, प्रपोजल देता है, ठीक है, हम उसको एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो होता है उसे प्रॉमिस कहते हैं। मैंने आपको कोई चीज कहा कि भैया मेरा ये काम है, ये आप करना है आपको,
और आपने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। तो ये जो दोनों हुआ ना, मतलब जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो दोनों चीज हुई, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों मिलकर बनाती हैं प्रॉमिस को, यानी वचन को। अब वचन की डिफिनेशन क्या है, जो सेक्शन 2B बताता है। सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग, जबकि वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव किया जाता है, उस प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति प्रकट कर देना है, तो उसे क्या कहा जाएगा कि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और स्वीकृत प्रस्ताव को ही क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो आगे क्या है, सेक्शन 2C, यानी वचनदाता और वचन ग्रहीता क्या होता है ना। वचनदाता और वचन ग्रहीता क्या होता है, इसके संबंध में अभी देखिए ऊपर के जो 2 सेक्शन है ये उसी के बारे में है। वचनदाता कौन होता है, प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति। और वचन ग्रहीता कौन होता है, जिसने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया, यानी जो ऑफर को देता है, यानी जो प्रपोजल को देता है वो कौन होता है, वचनदाता होता है। और जो उसको एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, वचन ग्रहीता होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में देखिए मैं प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के जरिए। हम इसको सिर्फ बना रहे हैं ताकि आप समझ सके इसको। एक एक सेक्शन को बस सिर्फ डिफाइन करेंगे नॉर्मली लैंग्वेज में, उसके जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी फिलहाल इसको समझिए कि ये होता क्या है, सीधी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्या है, प्रतिफल, यानी ये कॉन्सिडरेशन। सेक्शन 2B कहता है कि कॉन्सिडरेशन क्या है। अभी मैंने आपको बताया कॉन्सिडरेशन मतलब क्या होता है। आप किसी से कह रहे हैं, जैसे मैं रिक्शे में चढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बैठता हूँ और मैं उसको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कहता हूँ आप मुझे यहाँ उतार दीजिए, बदले में आप मुझसे इतना पैसा ले लीजिए। तो जो प्रतिफल हुआ, मैंने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक अनुबंध किया कि वहां तक उतरने का मैं जो आपको प्रतिफल दूंगा यानी कॉन्सिडरेशन दूंगा, वो क्या कहलाता है, जो किराया हुआ वो कॉन्सिडरेशन कहलाया। इसलिए कॉन्सिडरेशन मीन्स होता है किसी ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों के बीच में यूज हुआ प्रतिफल, अमाउंट, पैसा या कोई चीज, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कॉन्सिडरेशन कहलाती है, यानी प्रतिफल कहलाती है। सेक्शन 2F क्या कहता है, पारस्परिक वचन। पारस्परिक वचन ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा प्रतिफल का भाग हो, यानी कॉन्सिडरेशन का पार्ट हो, उसे क्या कहते हैं। जरूरी नहीं है कॉन्सिडरेशन पैसा ही हो, कोई और चीज भी हो सकती है, शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसका पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, पारस्परिक वचन हो जाता है, यानी प्रॉमिस हो जाता है। ठीक है, अब आगे के कुछ सेक्शन को समझते हैं, आइए। चलिए देखिए, दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इसके में, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है सेक्शन 2G, यानी कि वाइड एग्रीमेंट्स, यानी व्यर्थ ठहराव। एग्रीमेंट को ठहराव बोलते हैं, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्यर्थ ठहराव किसको कहते हैं। देखिए, जो लीगली वैलिड नहीं है वही चीज व्यर्थ हो सकती है ना, कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में। व्यर्थ क्या होता है, जो लीगली वैलिड ना हो, यानी जो राज नियमों का पालन ना करते हो, ऐसे ठहराव क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं, यानी वाइड होते हैं। इस चीज को मेंशन कर लीजिए, वाइड मीन्स होता है व्यर्थ, और वाइडेबल, दो चीजें इसमें आती है, वाइडेबल। वाइडेबल मीन्स होता है व्यर्थनीय। ये हमारा जो पूरा चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन 2H। इसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, अनुबंध क्या है। अनुबंध की डेफिनेशन जो है वो इसी में आती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H में ही आती है। सेक्शन 2H कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो एफोर्सिबल बाय लॉ है, यानी जो राज नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। मैं एक जो स्मॉल ट्री है इसके माध्यम से आपको समझा दूं। सबसे पहले क्या होता है, एक आदमी है, एक पर्सन है जो क्या करता है, प्रपोजल देता है। ठीक है, किसी पर्सन, कंपनी किसी को प्रपोजल दिया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस हो जाए, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और एक्सेप्टेंस, अब ये दोनों मिलके क्या हो गया, अगर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है तो ये बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, ये बन जाता है प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस में कॉन्सिडरेशन जुड़ जाए, यानी प्रतिफल जुड़ जाए कि उसके बदले में कुछ चाहिए, है ना, कॉन्सिडरेशन मीन्स होता है बदले में, अगर ये दोनों चीजें जुड़ जाए तो ये ठहराव यानी एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर एग्रीमेंट में एफोर्सिबल बाय लॉ, यानी लीगल चीजें जुड़ जाए, एफोर्सिबिलिटी जुड़ जाए, ठीक है, एफोर्सिबिलिटी जुड़ जाए, एनफोर्सिबिलिटी होता है लेकिन हम लोग एफोर्सिबिलिटी पढ़ते हैं, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ जुड़ जाए, तो ये चीज जो होती है ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट। बहुत स्मॉल सा ट्री है,
इसको आप समझ लीजिए, समझिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इजीली आ गया इस ट्री के माध्यम से। तो देखिए अब इसके धीरे धीरे जो टॉपिक्स हैं, प्रतिभाग हैं और प्रकार हैं, इनके बारे में समझेंगे और एक एक करके उनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे। लेकिन पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि मैं आपको कोई बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न वर्क नहीं करा रहा हूँ, बेसिक ही बता रहा हूँ। अगर बेसिक इससे समझ लेंगे तो नोट्स बनाने में आसानी होगी। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, आगे जानते हैं। शुरू करते हैं जानने से कि लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, है ना, यानी वैध अनुबंध क्या क्या होते हैं। तो देखिए समझने की बहुत इजी वे है कि ऐसा अनुबंध जो सभी राज नियमों यानी कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का पालन कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, हमारा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मैंने यहाँ पे दो तीन शर्तें भी मेंशन की है जो इंपॉर्टेंट है कि लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कैसी कैसी शर्तें यूज होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनुबंध के पक्षकार क्या है, सक्षम हो। सक्षम पक्षकारों से मतलब है जो उसके पार्ट्स हैं, यानी जो दो पर्सन है या तीन पर्सन है, जितने भी पर्सन है उसके बीच में, उनकी एज मिनिमम 22-23 से ऊपर हो, यानी कि भाई 21 से अपर हो, है ना, जिससे लीगल वे में ये कहा जाए कि वो सक्षम है। और कुछ नहीं तो कम से कम 18 प्लस तो हो ही। लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एज कम से कम 21 होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉमिनी वगैरह या इन सब में यूज करें तो 18 माना जाता है। उसके बाद क्या कहलाता है, पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति हो। आपस में जो दो पर्सन है जिनके बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, उनके बीच में सहमति हो, शर्तों पर दोनों राजी हो। ठीक है, अफोर्सेबिलिटी होती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, अफोर्सेबिलिटी हो किसका, कंसिडरेशन का विधिपूर्ण प्रतिफल हो, यानी जितना भी अमाउंट या किसी चीज पे जिस पर भी देने लेने का डिस्कशन हुआ है वो पूर्णतया कंप्लीटली क्या हो, उन पर डिफाइनेबल हो, वो मान रहे हो कि हाँ इतना लेने पर हम आपका ये काम कर देंगे। उसके बाद क्या आता है, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए पहले ही डिसाइड हो गया है कि किस काम के लिए ये कंसिडरेशन है या प्रतिफल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, राजनियम द्वारा व्यर्थ घोषित ना हो, यानी लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ वो व्यर्थ ना हो, वाइड ना हो। अगर वो वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, है ना, यानी व्यर्थ है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता अगर वो वाइड घोषित हो चुका है। आगे हम एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट्स के पार्ट्स को जानेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या क्या चीजें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ये जानते हैं इसके प्रकारों के। सबसे पहले क्या है, अप्रवर्तनीय अनुबंध। यह अनुबंध जो होता है वो वैध होने के बावजूद जो है वो न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है, यानी भाई लीगल तो है सब कुछ, इसके जितने भी शर्तें हैं इस एग्रीमेंट को बनाने में उन सभी शर्तों का पालन किया गया है, पर है क्या कि इसको न्यायालय के पास भेजा गया कि इसको क्या किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, लिखित किया जाए, पर न्यायालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या बीच में ही ये कहीं फंस गया फाइलों में दबकर। तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपरिवर्तनीय अनुबंध कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड ये बहुत इजी सा है, आरंभता व्यर्थ अनुबंध। इसमें क्या होता है, जो अनुबंध है ना वो स्टार्टिंग में क्या था, वो स्टार्टिंग में हमारा फोर्सिबल सॉरी शुरुआत में क्या था, व्यर्थ था, यानी वाइड था, किसी कारणों से मान लीजिए, यानी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था या कुछ भी है, कोई ऐसा कारण था जिससे स्टार्टिंग में क्या था, ये वाइड था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हो गया या कुछ हो गया जिससे ये स्टार्ट में वाइड था लेकिन लास्ट में इसमें कुछ चेंजेस के कारण ये वाइड नहीं रह गया। तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रारंभ में यानी आरंभता व्यर्थ अनुबंध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष अनुबंध और अप्रत्यक्ष अनुबंध के बारे में जानते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं कि प्रत्यक्ष अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट और अप्रत्यक्ष कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस से समझ में आ रहा है व्यक्त करना किसी चीज को, यानी कि जब अनुबंध की शर्तें लिखित या शब्दों द्वारा व्यक्त हो, यानी मैंने सामने आपसे आकर बात की या फिर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स बनवाए और उसके तहत आप तक मैं पहुंचा, तो ये क्या कहलाया, एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी प्रत्यक्ष अनुबंध कहलाया। पर जो अप्रत्यक्ष अनुबंध होता है इसमें शब्दों द्वारा नहीं होता है, इसमें जो भी चीज समझाई जाएगी वो शब्दों द्वारा नहीं समझाई जाएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप क्या है कहीं जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठ गए, ठीक है, तो आपने ऑटो रिक्शा वाले को पहले ही ये बता दिया कि मैं जहां जा रहा हूँ वहां तक जाने के लिए मैं कॉन्सिडरेशन करूंगा, यानी प्रतिफल दूंगा। ऑटो रिक्शा में बैठे तो इसका मतलब ये है कि आप जहां उतरेंगे वहां पर जाने के लिए आप उसको क्या देंगे, किराया देंगे। ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है,
यानी कि अब वो आपको बैठाला है, जहां उतारेगा तो आपको उसे पैसे देने ही पड़ेंगे, ये पहले से ही फिक्स हो गया। ऐसे अनुबंध जो क्या हो, लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त ना हो, बस समझ लिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट है, उसे क्या कहते हैं, हमारा अप्रत्यक्ष अनुबंध है वो। ठीक है, आगे जानते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी निष्पादित और निष्पाद्य। करते हैं निष्पादित अनुबंध, और निष्पाद्य अनुबंध के साथ साथ एक पक्षीय और द्विपक्षीय अनुबंध के बारे में। देखिए, निष्पादित अनुबंध वह अनुबंध होता है जिसमें पक्षद्वार जितने भी पक्षकार हैं उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षकार उन्होंने अपने वचनों का पालन कर दिया है, यानी कि अनुबंध पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं, निष्पादित अनुबंध कहलाते हैं। निष्पाद्य मतलब भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, निष्पाद्य कहलाते हैं। एक पक्षीय अनुबंध उन अनुबंधों को कहते हैं जिनमें एक पक्षकार जो है उसने अपना वचन यानी प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है, बट जो सेकंड है उसने अभी तक अपना वचन कंप्लीट नहीं किया, अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया है। इसका अपोजिट होता है द्विपक्षीय, है ना। द्विपक्षीय जो होता है ये इसका अपोजिट होता है द्विपक्षीय अनुबंध। मैं शॉर्टली बता देता हूँ, मेंशन कर लीजिएगा इसको। इसमें क्या होता है, इसमें जो पक्षकार है उन्होंने क्या किया कि दोनों सॉरी, जब एक पक्षकार है इसमें इसका अपोजिट करना है, तो दोनों पक्षकार जो हैं उन्होंने क्या किया, अपने अनुबंध का वचन अभी तक कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करूंगा, यानी उन्होंने वेट कर रहे हैं अभी कि समय आए जब मुझे अपना क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट करना है। तो ऐसे अनुबंध क्या कहलाते हैं, द्विपक्षीय अनुबंध कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, यानी बाजी युक्त कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे, और सामश्रित अनुबंध के बारे में भी जानेंगे। जानते हैं कि बाजी युक्त अनुबंध क्या होता है और कल्प अनुबंध क्या होता है। ठीक है, धारा 30 के अनुसार, इसमें मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अनुबंध है। इसके आपने एक नाम सुना होगा, सट्टा लगाना। सट्टा लगाने को इसी से मेंशन किया जाता है। देखिए, किसी निश्चित कार्य के पूरा होने पर धन, मूल्यवान वस्तु आदि क्या करना, देना। यानी मैंने एक चीज की कि भैया अगर आज इंडिया मैच जीत गई तो मैं तुमसे सट्टा लगाता हूँ कि इतना, मतलब सट्टा मतलब बाजी लगाता हूँ कि इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। और उसने कहा अगर ये नेक्स्ट टीम मतलब जो भी अपोजिट टीम है वो जीत गई तो मैं आपको इतना पैसा पे कर दूंगा। इसी को क्या कहते हैं, हम बाजी युक्त अनुबंध कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में समझे तो सट्टा लगाना। फिर अगला क्या है, कल्प अनुबंध। कल्प अनुबंध देखिए, ये इस प्रकार के अनुबंध होते हैं जिसमें दायित्व की स्वीकृति जो है उसका अभाव है। ठीक है, प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों का अभाव है। तो ऐसे अनुबंध जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति का अभाव होता है वो क्या कहलाता है, कल्प अनुबंध कहलाता है।